उपन्यास के पाठकों को रमेश मीना का सादर नमस्कार। आज का ऐसा बहुचर्चित उपन्यास जो न केवल उपन्यास बल्कि इस पर फिल्म भी बन चुकी है, भूलन कांदा। भूलन कांदा संजीव बख्शी का ऐसा उपन्यास है जो उपन्यास की दृष्टि से अगर देखें तो लघु उपन्यास लगता है, लेकिन इसकी कुछ ऐसी खासियत और विशेषता है कि जो फिल्म तक खींच ले जाती है। और इस पर हाल ही में एक फिल्म बनी है जो पाठकों ने देखी होंगी। समकालीन विमर्शवादी उपन्यास में कुल 7 उपन्यास है, उनमें से चौथा उपन्यास है भूलन कांदा। शहरी से परे आदिवासी शीर्षक से इस पर बात की गई है। उपन्यास किसी भी समाज की, किसी भी समय की यथार्थ जीवन को सामने रखता है। यथार्थ जो उस समाज का है उसको सामने रखने में सबसे बेजोड़ और बेहतरीन विधा है साहित्य की उपन्यास। तो उपन्यास क्या है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। अब तक जितने भी आदिवासी उपन्यास लिखे गए, सुने गए, उसमें से अधिकांश उपन्यास किसी न किसी समस्याओं से रूबरू कराते हैं और रिवाजों से परिचित कराते हैं, और कुछ खास रीति रिवाज जो लगभग 19-20 सभी में पाए जाते हैं। ये इस अर्थ में पूर्ववर्ती देखे गए वीडियो में अलहदा, अनूठा और अलग ही जमीन तोड़ता हुआ दिखाई देता है। यह पाठक को ऐसा महसूस होगा। अलहदा इसलिए कि कहानी अगर देखें, विषय वस्तु अगर देखें तो इसकी कहानी बहुत मामूली सी है। शुरुआत जंगल प्रवेश से होती है। जहाँ जंगल शुरू होता है, संजीव का उपन्यास आपने देखा, लेकिन वो डाकू समस्या से संबंधित है। यह वाकई में ऐसा जंगल जो भूल भुलैया है, भूलन कांदा। उपन्यास के शीर्षक पर हम थोड़ी देर बाद विचार करेंगे। तो शुरुआत में पाठक एक तरह से जंगल की भूल भुलैया में होता है और रास्ता भटक जाता है। अक्सर रास्ता हम भटक जाते हैं किसी भी शहर में, किसी भी अनजान गांव में या जंगल में। ये कोई बड़ी बात नहीं। और आज भी हम गूगल का सहारा लेकर के वो गंतव्य फिक्स करते हैं और गूगल के सहारे, तकनीकी के सहारे किसी जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं, और इसके बावजूद भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। लेकिन यह ऐसा पहला उपन्यास है जो पाठक को किस तरह से भूल भुलैया में डालता है कि जो भी आता है वो गांव तक नहीं पहुंच पाता। और कहते हैं कि अगर कोई चरवाहा हाथ पकड़ ले तो रास्ता सूझा ही पड़ जाता है, दिखाई दे जाता है कि रास्ता किधर है, हम कहाँ भटक गए थे। तो इस तरह से इसकी कहानी पर अगर हम गौर करें तो एक घटनाक्रम कि वहाँ हत्या हो जाती है और पुलिस आती है। पुलिस भी उसी जंगल में भटक जाती है, भूल भुलैया में, और इसके बाद हत्या की तफ्तीश होती है।
पहली बात तो अगर आदिवासी किसी की हत्या करता है तो खुद थाने में जा कर के सरेंडर कर देता है, आत्मसमर्पण कर देता है। यहाँ पुलिस आ जाती है। अब मुजरिम कौन है ये देखा जाना है, और मुजरिम का जब पता चलता है तो उसका जुर्म जिस पर है और जुर्म दूसरा कबूल लेता है, वो भी मुखिया के कहने पर। यानी मुखिया, आदिवासियों में मुखिया की इज्जत, मुखिया का सम्मान और मुखिया की कही हुई बात को टाला नहीं जा सकता। इस उपन्यास में इस बात का, जो कहें कि इस मर्म का पाठक गहराई से एहसास करता है कि मुखिया कई तरह के फैसले करता है और जो फैसला ले लिया वो सभी को कबूल होता है। लेकिन यहाँ अगर हत्या किसी ने की है और खुदा न खास्ता मुखिया ये कह दे कि बकला की जगह गंजाहा जेल जाएगा, तो सहर्ष हो जाएगा और जेल जाते हैं। और जेल न केवल वो जाता है बल्कि मिलने के लिए उससे पूरा गांव पहुंच जाता है। इस तरह से ये कहानी, किसी की हत्या होना, हत्या के जुर्म को तफ्तीश करने के लिए पुलिस का आना, जंगल में भटकना, मुखिया की मीटिंग होना, और कौन किसने जुर्म किया ये पुलिस तय नहीं करती, मुखिया तय करता है। एक बात तो ये जो बड़ी शिद्दत से उजागर होती है वो भी चाहिए। इस तरह से मैं कह देता हूँ पहले ही कि कहानी बहुत बड़ी नहीं, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, इससे बड़ी और समस्या क्या हो सकती है कि वहाँ हत्या हो गई, लेकिन हत्या को लेकर के ज़्यादा सोच विचार नहीं होता, बल्कि किसने की, इससे कहानी आरंभ होती है। क्योंकि इस पर नहीं कि अब जुर्म किसने किया और जुर्म जिसने किया वो भी नहीं, बल्कि तीसरा सजा भुगत लेता है। तो इस तरह से ये कहानी एक मज़ेदार किस्से की तरह चलती है। शायद इसीलिए इस पर फिल्म बनती है। भाषाई रोचकता है, और भाषाई रोचकता के लिए मैं पुनः बाकायदा पाठ करके दिखाऊंगा। हास्य प्रधानता है संवादों में, जब वो बूलन कांदा के आदिवासी एक दूसरे से बात करते हैं, बतियाते हैं। और आदिवासियत जिसे कहेंगे वो इस तरह से उजागर होती है कि मुखिया का कहा पत्थर की लकीर होता है, जो कह दिया उसे टाला नहीं जा सकता। वो यहाँ बखूबी चित्रित होता है। घटना बेशक दिल दहला देने वाली है, हत्या से जुड़ी हुई है, पुलिस तफ्तीश के लिए आई हुई है। अब जुर्म किसने किया ये खोजबीन की जाती है, लेकिन पुलिस अपना काम कितना करती है, लेकिन यहाँ सब कुछ मुखिया पर छोड़ा जाता है और जुर्म उसे हाँ करना होता है जिसे मुखिया कह देता है। इस तरह से जेल जिसको जाना चाहिए था उसकी जगह दूसरा चला जाता है, और जब उसका आचार विचार देखा जाता है जेलर के द्वारा तो उसे छोड़ने की बात की जाती है, लेकिन उसकी जगह दूसरा जो असली मुजरिम है अब जेल में आ जाता है। फिर पुलिस असली की खोज में वापस गांव जाती है। ये एक पहली समस्या उस गांव के सामने खड़ी होती है कि शायद अब हमारे मुखिया पर संकट आ सकता है। आदिवासी इस विषय पर चिंतन मनन करते हैं और फिर समर्पित है मुखिया के सामने कि मुखिया क्या निर्णय लेता है। चूँकि मुखिया ने जो निर्णय लिया था कि जुर्म जिसने किया था उसके बजाय दूसरा जेल चला जाता है, और जेलर जब तफ्तीश करता है तो पाया जाता है कि वो उसने कोई जुर्म नहीं किया, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन जुर्म किसने किया
तो इसके लिए पुलिस पुनः गांव पहुंचती है। अब कड़ाई से पेश आती है, तो मुखिया के साथ गलत ना हो जाए, कहीं मुखिया को जेल ना हो जाए। और इस बार सो सजा उसको मिलती है, यानी जेल वो जाता है वाकई में जिसने जुर्म किया होता है। चलिए, उसे सजा हो गई, जेल चला गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आदिवासियों के उस चरित्र को उजागर किया गया है कि वो जेल को भी जेल नहीं मानते, जेल को भी जेल स्वीकार नहीं करते, बल्कि सजा को भी जैसे सजा की तरह नहीं लेते। इसका भी उपन्यास में बड़े विस्तार से चित्रण किया गया है कि जैसे जेल जा रहे हैं, पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं, पूरा गांव चला जा रहा है, और पीछे से जो रह गया वो भी दौड़ा दौड़ा इसलिए चला जा रहा है कि भाई मुझे कहाँ छोड़े चले जा रहे हो। मुखिया के साथ पूरा गांव और जो बच गए पशु चराने वाले, वो भी लारी में बैठ करके दौड़ करके उसे पकड़ते हैं कि भाई हम भी चलेंगे जेल हमारे मुखिया के साथ। जैसे जेल नहीं हुई, बारात में जा रहे हो, बारात की तरह वह जेल की तरफ यात्रा करते हैं। तो कहने का आशय ये कि सजा को भी सजा की तरह नहीं लेते भूलन कांदा के आदिवासी। मुखिया भी यहाँ ऐसा लगता है जैसे गैर दुनियादार, उसे भी ज़्यादा दुनियादारी का पता नहीं। वैसे भी आदिवासी में दुनियादारी नहीं होती, और इसी कारण से दिखू लोग उन्हें अक्सर ठगते रहे हैं। ये हर उपन्यास की एक जीवंत कहानी है, अलग अलग कोण से लिखी गई कहानियाँ हैं जिसे वो भोगते हैं, इसलिए कि वो चालाक नहीं है। ठग जो ठगी करता है उसको नहीं समझ पाते। भोले भंडारी दुनियादारी से दूर है। पुलिस आती है, लेकिन पुलिस का जो राष्ट्रीय चेहरा है वो बाकायदा उदारवादी चेहरा यहाँ दिखाई देता है। पुलिस भी पुलिस की तरह तफ्तीश नहीं करती, बल्कि वो भी उसी तरह से एक उदारवादी चेहरा पेश किया गया है। यहाँ पर उनको मारते पीटते शोषण करते पुलिस वाले नहीं, जेल में भी उनके साथ व्यवहार उस तरह का नहीं होता। अगर उनको पता चल गया कि ये जुर्म इसने नहीं किसी दूसरे ने किया है तो उसको छोड़ भी दिया जाता है। इस तरह से पुलिस का चेहरा उपन्यास में उदारवादी चेहरा दिखाया गया है। बखला और गंजहा और मुखिया, ये तीन पात्र हैं। कानून का शासन हमेशा आदिवासियों के खिलाफ जाता है, बखला के खिलाफ भी जाता है। कानून आदिवासियों के साथ न्याय नहीं कर पाता। भूलन कांदा क्या है, हम इस पर थोड़ा विचार कर लें। भूलन कांदा जो उपन्यास का नाम है, इसको किस तरह से लिया गया है, और मैंने जब समकालीन विमर्शवादी उपन्यास पर के बतौर पाठ लिखा, वहाँ नोट किया है, वो आपके सामने है। ये भूलन कांदा क्या है, कोई भी पाठक ये सवाल कर सकता है। तो सामने आता है, और दूसरा शब्द सामने आया, नीचा गांव ऊंचा गांव। तो नीचे गांव क्या है? भखमुंडा, ये भी कोई नाम होता है। शब्द देखिए, भूलन कांदा में जो शब्द आए गांव से संबंधित, भूलन कांदा से ही नहीं बल्कि अन्य शब्द भी देख सकते हैं। ऐसे कई सवाल उपन्यास में उठते हैं और रोचकता के साथ जवाब मिलते हैं। गाँव का नाम नीचे गांव,
बाबू नवा गांव। सहबिन क्या है? जवाब मिलेगा नीचे है तो नीचे, ऊपर है तो ऊपर। और क्या? बाबू नवा गांव में कोई बाबू आए रहे तो हो गया गांव का नाम नवा गांव। यानी गांव का नाम किस तरह से पड़ता है। वैसे ये बड़ा रोचक विषय है कि गांव का नामकरण कैसे हुआ। किसी भी गांव की बात ले लीजिए, आप अपने ही गांव को देख लीजिए। आखिर जब गांव बसा और गांव का नामकरण, अक्सर कुछ गांव होते हैं जो मिलते जुलते नाम के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी तरह के नाम गांव के होते हैं। तो यहाँ नीचे ऊपर नाम से भी गांव होते हैं, नवा गांव होता है। फिर सवाल उठता है कि भूलन कांदा क्या है? जंगल में पैर रख दे तो फिर जंगल में भटकते रह जाते हैं। यानी जंगल में अगर आपका पहला पैर पड़ेगा तो आप भटकते रह जाएंगे, रास्ता नहीं मिलेगा। उससे सब और जंगल जंगल ही दिखता है, रास्ता नहीं दिखाई देता। रास्ता दिखता ही नहीं, वो यहीं का यहीं भटकता रहता है। इस भूल भुलैया से निकलने का उपाय भी है। अगर चरवाहा उसका हाथ पकड़ ले तो वो बाहर आ जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि उपन्यास की कुछ चीज़ें कितनी रोचकता लिए हुए है। उपन्यास के केंद्र में दो पात्र, भकला और गंजा, तीसरा मुखिया। पहले भकला केंद्र में रहता है लगभग आधे उपन्यास तक, और इसके बाद गंजा केंद्र में आ जाता है। जब भकला जेल जाता है तो पूरे गांव के केंद्र में भकला आता है, और जब गंजा जेल जाता है तो गंजा को लेकर के चर्चा होती है। मुखिया इसलिए कि सारा दारोमदार मुखिया पर है। मुखिया निर्णय लेता है, और मुखिया जो निर्णय लेता है उसको पूरा गांव कबूल करता है। गंजा और भकला भी। आदिवासी मनोविज्ञान इस उपन्यास में निहित है, इस अर्थ में कि मुखिया परंपरा आदिवासियों में पाई जाती रही है, और मुखिया की कही हुई बात को टाला नहीं जाता। वो इस उपन्यास में इन तीन पात्रों के माध्यम से उपन्यासकार ने आदिवासी मनोविज्ञान को पकड़ने का प्रयास किया है। और पूरा गांव, समूचा गांव एक होकर के मुखिया की बात पर, पूरा गांव जेल पहुंच जाता है और एक रात जेल रहता है। जेल में रहते हुए यूँ कहते हैं कि एक ही रात क्यों, और अधिक ठहरना चाहिए था। यानी जेल का भी डर नहीं, शायद इसलिए कि उनका मुखिया भी साथ है, पूरा गांव साथ है, तो जेल किस बात की। और भी कुछ बात है जो मैं बताने जाऊंगा। जेल जाने पर पीछे रह गई बगला की पत्नी प्रेमिन। वो अकेली रह गई ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके साथ पूरा गांव होता है, और जब वो जेल मिलने के लिए उससे जाती है तो पूरा गांव उसका साथ देता है। गांव में पूरा साथ देता है, और जेल जाने पर पूरा गांव उसके साथ देता है। आदिवासी औरत का चरित्र पुरुष से आज़ादी पाने का रहा है, खास करके तब अगर कोई पुरुष लंबे समय तक जेल चला गया तो आदिवासी महिला इतने लंबे समय तक उसका इंतज़ार करेगी। तब तक तो किसी से शादी कर चुकी होगी और बच्चे भी पैदा हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रेमी बाकायदा जेल जाती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं। और जब पुलिस पकड़ करके गांव को ले जा रही है मुखिया के साथ, तब का वर्णन तो लाजवाब है उपन्यास में, कि जैसे बारातियों की तरह है आदिवासी खिलखिलाते हुए, मजाक करते हुए उस गाड़ी में बैठ करके जेल की तरफ यात्रा कर रहे हैं, जैसे शादी में जा रहे हैं। बकला के जुर्म में गंजहा जेल चला जाता है। वो कहते हैं जेल से क्यों डरे? जेल से
डरें क्यों जब खाना पीना दवा पानी डॉक्टर देखने को मिलता है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक्य बहुत कुछ कह दे रहा है कि आदिवासियों को आज़ादी का भी एहसास नहीं है। क्या जेल और क्या बाहर रहना। यानी बाहर जो खाना पीना उनका होता है पेट भरकर नहीं होता, संतोषप्रद नहीं होता, इसलिए जेल के खाने को भी वो खुशी खुशी कबूल करते हैं। वो बल्कि कहते हैं कि सुना था कि जेल के खाने में कंकड़ होते हैं, ये तो अपने खाने से ज़्यादा ही बेहतर है। यानी वो खाने की प्रशंसा भी कर रहे हैं। और महिलाएं ये और कहती है कि एक ही दिन क्यों रखा, 2-4 दिन रख लेते। और जब जेल जा रहे थे तो पीछे छूट गए नाई, पशु चराने वाले। नाई को लगता है कि पता नहीं कितने दिन रह जाना पड़ेगा, तो नाई अपने पूरे सामान के साथ पूरी पेटी रख करके साथ जाता है। पशु चराने वाला भी दौड़ पड़ता है कि बोला मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी आपके साथ जेल चलूँगा। आप बात कर रहे हो कि बगला की जगह गंजा जेल चला गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि पूरा गांव जेल चला जा रहा है। पशु चराने वाले नाई जिनको पता नहीं, पता बस इतना है कि मुखिया साथ है, और इतना पता है कि किसी एक पर संकट आया है और मुखिया साथ है तो पूरा गांव साथ है। इसलिए मुखिया क्या होता है इस उपन्यास में बड़ी शिद्दत से मनोविज्ञान के साथ उजागर किया गया है। और गाँव में जब पुलिस आती है तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। आप एक करैक्टर देखिए कि गांव में पुलिस आ गई तो गांव वाले सब आकर के एक एक करके पास आके बैठते हैं, और बैठने के बाद क्या करते हैं, वो मज़ेदार बात है कि वो बीड़ी सुलगाते हैं। रचनाकार लिखता है कि एक की बीड़ी सुलगी, उसी बीड़ी से दूसरी सुलगी, दूसरे से तीसरी सुलगी, बीड़ी की बात हो रही है। पुलिस क्यों आई इसकी कोई बात ही नहीं, अब बात बीड़ी की चल रही है। तो इस तरह से बीड़ी का चित्रण उपन्यास में बखूबी किया गया है। और दूसरा चित्रण देखिएगा, जेल में जब फकला होता है तो उस चित्रण में आपने देख ही है, लेकिन जब पूरा गांव जेल में होता है और ठंड का वक्त था, उनको कैदी के रूप में कंबल दिया जाता है। ठंड के मारे रात में उठ जाते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, ठंड लग रही है। अब उनकी आदत है अलाव जलाने की, ताप करके ठंड दूर करने की। तो मुखिया कह देता है कि कंबल लाओ सारे और फूंक दो कमरों। इस तरह से आग जलाई जाती है और वो तापने लगते हैं। इस तरह से फकड़ाना अंदाज आदिवासियों को यहाँ उजागर होता है। दूसरा है गंजा नाम, भकला नाम। ये क्या है, थोड़ा नाम पर देखिए किस तरह से उपन्यास में आया। क्या वाकई नाम गंजा था? गंजा शब्द कैसे घिस घिस कर बना है? पूरा नाम है गंज बहादुर। पहले लोग ब कहना छोड़ा, या जबान से सर्क जाता है और दुर भी छूट जाता है। यह जानबूझकर नहीं हुआ, अब भी पुराने लोग बोलते हैं, पर ब और दुर को इतने धीरे बोलते हैं कि सुनाई नहीं देता। इसलिए गंज बहादुर किस तरह से गंजहा हो जाता है और एक दूसरे को गंजा सुनाने लगता है। बकला का जेल जाने का चित्र देखिए, सभी यानी पूरा गांव ट्रक में सवार है, जोकर मजाक कर रहा है। दूल्हा बदल गया था इसलिए कन्फ्यूजन है, यानी बकला की जगह गंजा, गंजा की जगह बकला। अब दूसरा उसकी जगह जेल जा रहा है। बकला को जाना था, गंजा चला गया। भला गंजा की भी उम्र थी दूल्हा बनने की। अब ये दूल्हा बदला बारात है, अब ये दूल्हा बदल बारात है, यह बारात भी है और देखो साथ में पुलिस बैंड भी है।
इस तरह की मजाक कर लेना शायद अब कम से कम होता जा रहा है। गाँव में, देहात में या आदिवासी उन इलाकों में जहाँ भौतिकता नहीं है, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, वहाँ इस तरह की मजाक शायद संभव है। अन्यथा अब हम मशीनीकरण में इतने लिप्त हो गए हैं कि वास्तविक संवेदनाओं को भूल चुके हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आखिर फूलन कांदा उपन्यास किस तरह से पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आपने देखा जेल, फूलन कांदा एक तरह से ऐसा जंगल जहाँ कोई बाहरी आता है तो जंगल भूल भुलैया में जेल हो जाना, कैद हो जाने की तरह उसी में भटक करके रह जाता है जहाँ फूलन कांदा के लोग रहा करते हैं। ऐसी जगह जहाँ पुलिस भी जाती है और दरोगा कहता है कि यहाँ ऐसा होता है तो पुलिस वाले भी एक बार डर जाते हैं। विश्वास नहीं होता लेकिन डर बैठ जाता है। इसी तरह से जेल में पूरा गांव होना, जेल किसको हुई, कौन जेल चला जा रहा है, इस अंदाज में जीने वाले लोग जेल का नाम लेते थर-थर कांपने लगते, डर जाते हैं। ऑपरेशन के नाम से आदिवासी डर सकता है, जैसा कि पहाड़ी में उपन्यास में आया था। पिछला वीडियो हमने पहाड़ी में उपन्यास में किया था, जिसका नायक जेल हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर कह देता है कि इनका ऑपरेशन होगा, और जो ही मरीज को पता चलता है कि ऑपरेशन होना है तो अपनी पत्नी से कहता है कि ऑपरेशन तो नहीं कराएंगे, अब यहाँ से निकल भागो। और सुबह सुबह ही वो अस्पताल छोड़ करके चल देते हैं। लेकिन इधर फूलन कांदा गाँव है और फूलन कांदा गाँव की पूरी पूरी कहानी हत्या और जेल। हत्या भी एक तरह से पर्दे के पीछे, किसकी हुई, क्यों हुई, इसका कोई सवाल जवाब नहीं, बल्कि सवाल यह है कि किसके द्वारा हुई ये भी ठीक से तफ्तीश पुलिस नहीं कर पाती, बल्कि इसको भी वो सहजता से लेते हैं और लगता है कि कोई काम है गंजा को तो चलिए दूसरा चला जाएगा। और पुलिस को भी पता चल गया कि ये असली मुजरिम नहीं है तो असली मुजरिम को लेके चले आ रहे हैं, पूरा गांव जेल जा रहा है। इस तरह से उपन्यास हल्के फुल्के अंदाज में लिखा गया है और अगर इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वो भी है। लेकिन चलिए, बात पूरी हुई। आपकी क्या टिप्पणी है फूलन कांदा को लेकर के, जिसमें संजीव बख्शी का लिखा ये उपन्यास एक फिल्म विधा तक पहुंचता है, बड़े माध्यम तक पहुंचता है। हालांकि इसकी फिल्म देखना बाकी है, अगर देखूंगा तो उसको भी बताऊंगा। फिलहाल आपको ये उपन्यास आदिवासी संदर्भ में, हत्या के जुर्म में, जेल यात्रा कुछ उसी तरह से जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानी जेल जाते थे, हंसते हंसते फांसी पर लटकते थे, निडर होकर के जेल जाते हैं। एक ही जगह दूसरा जा सकता है, कोई चिंता की बात नहीं। इस तरह से फूलन कांदा है, ये है। धन्यवाद।